हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और आप सभी लोग ठीक हो? पढ़ाई अच्छी चल रही है? कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाए। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही हो बताइए। सभी लोग बढ़िया हो, खुश हो, मस्त हो? एसएससी एमटीएस की डेट आ गई है, जुलाई में पेपर होना है। तो ऐसा करिए कि सभी लोग मेहनत के साथ पढ़ते रहिए, जिससे जो जुलाई में पेपर होना है उसकी तैयारी अगर आप अभी से बेहतरीन तरीके से करोगे, एक अच्छे लेवल पे करोगे, तभी आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। और आपको सबसे ज़्यादा प्रयास करना है कि प्रीवियस ईयर्स के जितने भी पेपर हुए हैं एसएससी के, कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर को सॉल्व कर डालो। अभी हमारे पास अच्छा समय है, अप्रैल चल रहा है, मई है, जून है, 2 मंथ का समय, मीन्स 60 से 70 दिन का समय हमारे पास। अगर हम अच्छे से और मेहनत से पढ़ते हैं तो हम एमटीएस का पेपर ज़रूर निकाल ले जाएंगे। और अगर मेहनत से नहीं पढ़ते हैं तो एमटीएस का पेपर नहीं निकाल पाएंगे। तो हम लोगों ने जो कल क्लास डिस्कस की थी वो थी यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट के कुछ प्रश्नों की क्लास थी। उसी के कुछ क्वेश्चंस और रह गए जिन्हें हमें डिस्कस करना है। और कल की क्लास में यूपी एसआई और सीपीओ एसआई के प्रश्न होंगे जो आपके पेपर में परसेंटेज से आए होंगे, जो अच्छे प्रश्न होंगे, जिनका अच्छा लेवल होगा, उन क्वेश्चंस को उठाया जाएगा कल यूपी एसआई और सीपीओ एसआई के। तो आज की क्लास में जो परसेंटेज में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही अलग और बहुत ही हट के प्रश्न होंगे, थोड़ा सा अच्छे लेवल के हो सकते हैं प्रश्न, और यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट में पूछे गए हैं। चलिए लिया जाए पहला प्रश्न, और सभी लोग बिल्कुल मन लगा के पढ़िए। पहले प्रश्न से शुरुआत की जाती है क्लास की, और पहला प्रश्न थोड़ा सा आसान है, सी टेट 2018 में पूछा गया। चलिए सभी लोग समझेंगे। अब प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थीं। सदस्यों का कितना प्रतिशत था? सदस्यों का कितना प्रतिशत महिलाएं थीं? ये लिखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गया है। सदस्यों का कितना प्रतिशत महिलाएं थीं? कह रहा है एक कोई बैठक हो रही है, वहाँ पे 4/25 महिलाएं हैं, मतलब एक सदस्यों का एक समूह है, उसमें 4/25 भाग जो है वो महिला का है। तो वो प्रतिशत कितना है? अब समझिएगा, 4/25 की बात की गई, 4/25 भाग महिलाएं हैं। बात को समझना, हमेशा जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये हमारी टोटल वैल्यू होती है। हम ये कह सकते हैं कि उस समूह में टोटल 25 लोग हैं। हमेशा नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो टोटल वैल्यू होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि उस समूह में टोटल 25 लोग हैं। और उसने कहा 4/25 महिलाएं हैं, मीन्स ऊपर वाला जो भाग है 4 वो क्या है? महिला है। मीन्स उस समूह में महिलाएं कितनी हैं? महिलाएं कितनी हैं? 4 हैं। 4 है ना? उसने कहा ये जो महिलाएं हैं इनको प्रतिशत में बताओ कि कितना प्रतिशत महिलाएं हैं, उस समूह का कितना प्रतिशत महिलाएं हैं। तो महिलाएं हमारे पास कितनी हैं? 4। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे? 100 से गुणा। टोटल कितनी संख्या है? 25। 25 चौको 100, 4 चौको 16%। मीन्स समूह में 16% महिलाएं हैं। ये क्वेश्चन पूछा था कि उस समूह में महिलाओं का प्रतिशत बताइए कि उस समूह में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं। बताइए, कोई डाउट है किसी को? समझ में आ गया सबको? बात को ध्यान रखिएगा कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो हमेशा हमारी टोटल होती है, और ऊपर वाली वैल्यू जो होती है तो जिसको कहता है वो हमारी ऊपर वाली वैल्यू होती है। उसने कहा 4/25 महिलाएं हैं, मीन्स वहाँ पे 4 महिलाएं हैं और 25 लोग टोटल लोग हैं। मीन्स उसमें 25 में वीमेन भी हैं और मैन भी हैं। चलें आगे बढ़े, आइए। चलिए अब थोड़ा सा अच्छा प्रश्न आया। कह रहा 2 वर्ष पहले खरीदी गई किसी मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 9,680 रुपये है तो इसका प्रारंभिक मूल्य कितना था? मीन्स प्रारंभिक मूल्य का मतलब है 2 वर्ष पहले इस मशीन का मूल्य क्या था। हमने कौन सा मटेरियल बताया था
कि एक आपका पास्ट है, ये आपका पास्ट है, यहाँ से एक वर्ष बीतेगा, यहाँ से दूसरा वर्ष बीतेगा और यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होगा। सुनते जाइएगा। कह रहा है हर वर्ष 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन, अवमूल्यन मीन्स कमी हो रहा है, हर वर्ष उसके मूल्य में 12% की गिरावट आ रही है, हर वर्ष उसका मूल्य 12% गिर रहा है। मूल्य गिरते 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 आज उसका मूल्य कितने रुपए आ गया है? 9,680 रुपये आ गया। प्रेजेंट में वो जो सामान खरीदी गई मशीन थी उसका मूल्य 9,680 रुपये है। हमने कहा पास्ट में इसका मूल्य x रुपये रहा होगा, x रुपये रहा होगा, तो उसमें पहले वर्ष 12% की कमी हुई, दूसरे वर्ष 12% की कमी हुई, उसके बाद इस वस्तु का मूल्य कितने रुपए हो गया? 9,680 रुपये हो गया। गिरते गिरते रेट डाउन हुआ, हर साल 12% की गिरावट आई है, तो 2 साल पहले इसका मूल्य क्या रहा होगा, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो हमारा हमने कहा x है, पहले वर्ष 12% की कमी आई तो 88/100। जब भी कमी होती है तो उसको 100 में घटाते हैं और जब भी वृद्धि होती है तो उसको 100 में जोड़ते हैं। तो 100 में 12% घटाए तो 88/100, 100 में 12% घटाए तो 88/100 और प्रेजेंट में इस वस्तु का मूल्य कितना है? 9,680 है। ठीक है, इसको काटिए, 11×8 = 88, सुनते जाइएगा, 11×8 = 88, 8 बचेगा, 11×8 = 88, 88 का नाम 88 और 88 का नाम 88, सुनते जाना बस। 2 चौको 8, 2 पंची 10, 2 चौको 8, 2 पंची 10 और 25 चौको 100, इन सब का उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन्स x = 50 × 25 और गुणे ये 10 बचेगा, 25 पंचे 125 और 2 जीरो, मीन्स 2 वर्ष पहले उस वस्तु का मूल्य कितने रुपए रहा होगा? 12,500 रुपये रहा होगा। कोई डाउट? भैया इस चीज़ को आप अपने माइंड में सेट कर लो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके पेपर में, जब भी ऐसा प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाए बाबू, तो आपको ध्यान रखना है कि एक पास्ट होगा और एक प्रेजेंट होगा। अगर वो पास्ट की वैल्यू दिया होगा तो पास्ट में ले जाके वैल्यू पुट कर देना, तो प्रेजेंट का मूल्य पूछेगा तो बराबर में प्रेजेंट को x कर देना, और जब वो प्रेजेंट की वैल्यू देगा तो वो पास्ट की वैल्यू पूछेगा तो प्रेजेंट की वैल्यू रखना और पास्ट को x कर देना। कोई डाउट है? ऐसे इस चीज़ को अगर आप समझ गए तो ये क्वेश्चंस लाइफ में गलत नहीं होंगे। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर कब हमें वैल्यू को ऊपर रखना, कब हमें, ये हमें भी नहीं पता कब ऊपर रखना कब नीचे रखना। हमें बस ये पता है कि एक कॉन्सेप्ट ऐसा बनाओ जिससे आप पेपर में ये ना सोचना पड़े कि हम कब वैल्यू को ऊपर रखेंगे, कब हम वैल्यू को 88 को नीचे रखें, कब हम वैल्यू 88 को ऊपर रखें। ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत ना पड़े पेपर में। हमें ऐसा करना है कि वहाँ पे कुछ सोचना ही ना पड़े, हम तुरंत आंसर देते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। आइए एक और ऐसा प्रश्न, ये देखिए, सेम वैसा ही प्रश्न है कुछ ना। चलिए देखिएगा, कह रहा है कि किसी मशीन के मूल्य का 10% प्रति वर्ष, किसी मशीन के मूल्य का 10% प्रति वर्ष की दर से अवमूल्यन होता है, मीन्स मूल्य में कमी होती है। इसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था। ठीक है, 3 वर्ष पहले कभी मूल मशीन को खरीदा गया होगा। यदि इसका वर्तमान मूल्य 1 लाख इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 14,58,000 रुपये है, तो इसे कितने में खरीदा गया था? बताइए, चलिए बताया जाए। सुनिए, पास्ट 1 साल बीता, दूसरा साल बीता, तीसरा साल बीता और ये प्रेजेंट। इसका वर्तमान मूल्य है 1,45,800 रुपये। पहले वर्ष 10% की कमी, दूसरे वर्ष 10% की कमी और तीसरे वर्ष भी 10% की कमी, यही तो है। ठीक, हमने कहा कि पास्ट में इसका मूल्य x रहा होगा, 10% कमी तो 90/100, फिर 10% कमी तो 90/100, फिर 10% कमी तो 90/100 इक्वल टू 1,45,800, 14,58,000। ठीक है, 14,58,000।
चलो कैंसिल आउट किया जाए, चलो काटो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो। अब काटते हैं इसको 9 से, 9 से काटते हैं, ध्यान रखिएगा, 9 एकन्नम 9, 9 से काटना है, 9 एकन्नम 9, 5 बचेगा तो 55 हो जाएगा, 9 छाक 54, 1 बचेगा 18, 9 दूनी 18, फिर 9 से काटो, 9 एकन्नम 9, फिर इसको काटो, 9 एकन्नम 9, 9 7 16, 9 8 72, फिर इसको 9 से काटो, 9 दूनी 18, मतलब 200। ये सब जितनी वैल्यू उधर चली जाएंगी, तो उधर है 200, फिर एक 10 भी उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये 100 भी उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,20 लाख रुपए। मतलब कि 3 साल पहले इस वस्तु की कीमत कितने रुपए रही होगी, 20 लाख रुपए रही होगी। जब पहले वर्ष 10% कमी हुई, दूसरे वर्ष 10% कमी हुई, तीसरे वर्ष 10% कमी हुई, तो प्रेजेंट में इसका मूल्य कितना हो गया था, 14,58,000 रुपए। बताइए कोई डाउट है? 14 लाख है या 1 लाख है? अच्छा 1,45,800 रुपये। चलो कोई बात नहीं, मैं गलत बोला था तो 1 जीरो रह गया था। कोई डाउट? क्वेश्चन लगाना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो यहाँ पे 2 लाख रुपये आ रहा, कोई डाउट नहीं। आंसर तो आया ना, 14,58,000 बोला था, 1 जीरो बढ़ा दे रहा था मैं ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। चलिए और बताइए कोई डाउट? क्वेश्चन का जो हमारा ये मेथड है, हमारे कहने का मतलब हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है, ये आपके माइंड में सेट हो जाए बेटा। बस आप यहाँ पे कोई भी फार्मूले का यूज़ नहीं करो, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करो और क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा आपके पेपर में। चलिए थोड़ा सा पानी पीते हैं, तब तक आप अगला प्रश्न पढ़िए। देखिए बताया जाए, चलिए सुनिए सभी लोग। कह रहा है ए के पास बी से 20% अधिक धन है। एक ए है और एक बी, सुनते जाइएगा। ए के पास बी से 20% अधिक धन है, मतलब अगर बी के पास 100 है तो ए के पास 120 है। फिर आगे क्या कह रहा है, ए के पास बी से 20% अधिक धन है और सी के पास बी से 20% कम धन है, और सी के पास जो है बी से 20% कम धन है। अगर बी के पास 100 है तो इसके पास 20% कम मीन्स 80। बात समझ गए? हमेशा एक बात को ध्यान रखेंगे कि जो कॉमन है, जो कॉमन है दोनों में, जो दोनों लैंग्वेज में कॉमन आया उसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। भैया अगर आपने परसेंटेज की क्लास नहीं ज्वाइन की तो क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी आपको, ऐसे परसेंटेज नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये परसेंटेज कोई नॉर्मल टॉपिक नहीं है कि मैं सेकंड्स में आपको समझा दूँ। तो सबसे पहले हमने 10-15 क्लासेस परसेंटेज की पढ़ाई हैं। अगर आपने परसेंटेज अभी तक कभी नहीं पढ़ा, किसी टीचर से ऑफलाइन में भी नहीं पढ़ा, किसी टीचर से ऑनलाइन में भी नहीं पढ़ा, तो एक दायित्व निभाइए और ऐसा करिए कि आप परसेंटेज की क्लास पहले ज्वाइन कर लीजिए। हमने 10-12 क्लासेस पढ़ा रखी हैं, आप उनको पढ़ लीजिए। बहुत ही जल्दी नई क्लासेस अपडेट होने वाली हैं, 8-10 क्लासेस, फिर उनको पढ़िएगा। ठीक है, थोड़ा आप भी मेहनत करते रहिए, आपको मेहनत करना ज़रूरी है। बिना आपकी मेहनत के क्लास में मज़ा नहीं आने वाला। ठीक, अब जैसे मैंने बताया कि बी की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तो बहुत सारे बच्चे हमें देख रहे हैं, वो कह रहे हैं सर जी ये क्या बता रहे हैं। देखो जिन्होंने हमसे पढ़ रखा वही इसको समझ पाएंगे कि सर बी की वैल्यू को क्यों बराबर करते हैं, क्योंकि जो कॉमन होता है उसकी वैल्यू जब तक बराबर नहीं होगी तब तक हमारा रेशियो गलत आएगा, और रेशियो गलत आएगा तो हमारा आंसर गलत आएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है, जितने प्यारे बच्चों ने क्लासेस नहीं ज्वाइन किए वो पहले क्लासेस ज्वाइन कर लें। चलिए समझिएगा, तो b की वैल्यू को हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कि बराबर है कि नहीं है। जब बराबर होती तो हमारा रेशियो, मतलब हमारे जो और अन्य वैल्यू है वो बिल्कुल सही है। अगर ये दोनों की वैल्यू जो कॉमन है उनकी वैल्यू बराबर नहीं होती तो हम कुछ भी किसी भी संख्या का गुणा करके दोनों की वैल्यू को बराबर करने का प्रयास करते, ये रूल है। ठीक है, आइए, ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है। ए के पास जो है सी से कितने
कितने प्रतिशत अधिक धन है, तो पहले निकालो कितना अधिक है, 40। 40 रुपये अधिक है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, किससे, सी से, जिसके साथ का और सा लगा होता है उसकी वैल्यू कहाँ जाती है, बटे में। तो कितने परसेंट अधिक धन है, 50%। जिसके साथ का या सा लगा होता है उसकी वैल्यू बटे में जाती है, उसी से वो वैल्यू को डिवाइड किया जाता है। जिसके साथ का या सा लगा होता है उसकी वैल्यू बटे में जाती है, उसी से हम संख्या को डिवाइड करते हैं। 40 का नाम 40, 40 दूना 80, 2 पंची 10, मीन्स 50%। बताओ कोई डाउट है, बताइए जल्दी से भैया, किसी को कोई डाउट है? और जल्दी से आप एक बार कमेंट कर दीजिए आप सभी लोग। सभी लोग को समझ में आ रहा है, कहीं पर कोई डाउट तो नहीं है? भैया एक कमेंट कर दीजिए और एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए। आइए, ये तो आप लगा लोगे, इसको मैं नहीं बताऊंगा, इतना पढ़ाया गया, इसको तो बता ही लोगे। लो जल्दी से बताओ, ये तो बहुत आसान है, सीटेट 2013 में आया है, जल्दी से बताइए। सीटेट 2013 का प्रश्न है, ये तो आप लगा लोगे ना। चले आगे बढ़ा जाए, जल्दी से कमेंट करो इसका आंसर कितना आएगा, ये बहुत आसान है। आइए, कह रहा है एक बेलनाकार जार के व्यास में 25% की वृद्धि की गई है। इस जार की ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उसके आयतन में कोई बदलाव ना हो? बेटा हमने कल आपको बताया था, अगर एक वैल्यू दी जाए, अगर किसी क्वेश्चन में एक वैल्यू दी जाए और उसको कहा जाए कि वो इतने परसेंट की वृद्धि हुई है, दूसरे को कितने प्रतिशत घटा दें कि उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। ऐसे कल वाले क्लास में बहुत सारे प्रश्न थे, इस प्रश्नों को समझना है। हमने बोला था जब भी ऐसा प्रश्न आए और एक बार वैल्यू दी जाए तो आप हमेशा फॉर्मूला लगा देना 100x/100 प्लस माइनस x, लेकिन उसकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि एक को बढ़ाया जाए तो दूसरे को उतने प्रतिशत घटाने की बात की जाए। अगर दूसरे को घटाए, पहले को घटाया जाए तो दूसरे को बढ़ाने की बात की जाए, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं। प्लस तब लगाते हैं जब वृद्धि होती, माइनस तब लगाते हैं जब कमी होती। तो 25% की वृद्धि हो रही, तो x की जगह पे रख दो 25 और 100 प्लस 25, ये हो जाएगा 100 गुणे 25 और बटे में 125। 125 25 एक नम 25, 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, मतलब उसमें 20% की कमी कर दी जाए, ऊंचाई में 20% की कमी कर दी जाए तो आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। बताओ कोई डाउट किसी को? बताइए, कहीं पर कोई डाउट है बाबू? कहीं पर कोई डाउट है? नहीं, आगे बढ़ा जाए फिर। चलिए, सेम वही प्रश्न है, फिर से वही प्रश्न। दो धनात्मक संख्याएं x और y व्युत्क्रमानुपाती हैं। यदि x में 10% की वृद्धि होती है तब y में कितने प्रतिशत कमी होगी? हमने कहा जब एक को बढ़ाया जाए और दूसरे को घटाने की बात की जाए तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 100x/100 प्लस माइनस x। इस फॉर्मूले को भूलना नहीं भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10% की वृद्धि मतलब x की जगह पे 10 रख दो और 100 में 10 जोड़ोगे तो 110, 1 0 से 0 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 100/11%। बताओ कोई डाउट किसी को? समझ रहे हो ना बात को? देखो यहाँ पे भी यही कहा गया, यदि x में 10% की वृद्धि होती है तब y में कितने प्रतिशत की कमी होगी? हमने कहा एक को बढ़ाने की बात कहेगा और दूसरे को घटाने की बात कहेगा, तब हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। याद रखिएगा, एक को बढ़ाने की बात कहेगा और दूसरे को घटाने की बात कहेगा। देखिए ऐसे में एक प्रश्न और आपको दिखाते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं आपके, हम आपको बताते हैं। देखिए, ये देखिए एक आयत की लंबाई में, देखिए यूपी टेट 2022 में ये पूछा गया, यूपी टेट 2022 में पूछा गया। क्या कहा? एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है, उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर कोई भी प्रभाव न पड़े।
मतलब देखो, एक को बढ़ाने की बात किया और दूसरे को घटाने की बात किया। यहाँ पे कह रहा लंबाई में 25% की वृद्धि, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी। बात तो वही कह रहा ना। फॉर्मूला क्या लगाओगे, 100x अपॉन 100 प्लस माइनस 1। हमारी बात आपको समझ में आ रही होगी कि हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि इस तरह के प्रश्न बहुत सारे आपके पेपर में आते हैं, तो इस फॉर्मूले को कभी भूलना नहीं। 25 एक नम 25, 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 20%। बताओ तीसरा क्वेश्चन, वैसे ही लगातार वही प्रश्न पूछ रहा है, बस आपको ध्यान रखना है वो लैंग्वेज में परिवर्तन करेगा, लेकिन वो एक को बढ़ाएगा और दूसरे को घटाएगा जरूर। और जब एक को बढ़ाए और दूसरे को घटाने की बात करे तो याद रखना कि फॉर्मूला यही 100x अपॉन 100 प्लस माइनस x। प्लस तब लगाते हैं जब वृद्धि होता है, माइनस तब लगाते हैं जब कमी होता है। x बराबर प्रतिशत परिवर्तन होता है। कितने प्रतिशत की बात कर रहा है, x बराबर प्रतिशत, प्रतिशत वृद्धि है कमी, प्रतिशत परिवर्तन मत लिखिएगा, x बराबर लिखिएगा, लिख लीजिएगा, x बराबर प्रतिशत वृद्धि या कमी, x बराबर प्रतिशत वृद्धि या कमी। बताओ भैया, कोई डाउट किसी को? बिल्कुल निश्चिंत रहो, हम एक एक चीज़ क्लियर करेंगे, बिल्कुल परेशान मत हो। अगला चैप्टर प्रॉफिट लॉस ही होगा, फिर उसके बाद कौन सा वर्क एंड टाइम होगा, उसके बाद CI होगा, SI होगा, एक एक चैप्टर पढ़ा डालूंगा, नहीं रुकूंगा। परसेंटेज की जो भी क्लासेस रह गई वो कंप्लीट करूंगा, नंबर सिस्टम की जो भी क्लासेस रह गई वो कंप्लीट करूंगा, LCM SCF की हमने नई क्लासेस अपलोड कर दी हैं 3-4, वो देख लो। बेसिक की 3-4 नई क्लासेस दे दूंगा, लगातार क्लास के भंडार कर दूंगा, टेंशन मत लो तुम, बस तुम पढ़ते रहो। अब तुम भी देखो कि पढ़ाई कैसे नहीं होती तुम्हारी, हम भी देखते हैं। इतना पढ़ा दूंगा मैं तुम्हें ऑफलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन कि तुम परेशान हो जाओगे ना। आओ, कह रहा यदि एक वर्गाकार कागज की 2 आसन भुजाओं को 20% और 40% घटा दिया जाए तो नए क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत घट जाएगा। हमने बोला था कल भी, जब भी क्षेत्रफल में परिवर्तन की बात करें, जब भी क्षेत्रफल में परिवर्तन की बात करें और संख्या 2 हो, 2 बार परिवर्तन हो रहा हो, जैसे 20% की कमी हो 40% की कमी, 20% की कमी 40% की वृद्धि, 20% की वृद्धि 40% की वृद्धि, 20% की कमी 40% की वृद्धि, ऐसा कुछ भी प्रश्न हो और क्षेत्रफल में परिवर्तन की बात कर रहा हो कि क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन हो तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में प्रतिशत परिवर्तन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। आज हम 20वीं बार बता रहे हैं, 3 दिन की क्लास में 20वीं बार बता रहे हैं और आप देखते जाना, अभी 2 दिन और क्लास बाकी हैं। आप देखना SI, CPO-SI, CGL, CHSL, MTS सब यहाँ से प्रश्न पूछते हैं। कोई ऐसा पेपर नहीं होगा जो यहाँ से प्रश्न न डालता हो आपके पेपर में, सभी के सभी डालते हैं, कोई बाकी नहीं है। चलो, तो एक बार क्या हो रहा है, 20% की कमी, जब भी कमी होगी तो माइनस, फिर 40% की कमी माइनस का 40। आप ये कह सकते हो x बराबर -20 और y बराबर -40, ठीक है, y बराबर -40। माइनस और माइनस, यहाँ पे x और y का गुणा है, जब माइनस और माइनस का गुणा होगा तो चिन्ह लगेगा प्लस का, 20 × 40/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये माइनस का 60 और प्लस का 8 घटाओगे तो माइनस का 52%, मीन्स माइनस में आंसर आया है तो कितने प्रतिशत की घट जाएगा, कितने प्रतिशत घट जाएगा। देखो घटने की बात किया है और जब आंसर माइनस में आए तो वहाँ पे कमी ही आती है, मतलब 52% की कमी होगी। बताइए, कोई डाउट है किसी को कहीं पर? बताओ बाबू, कोई डाउट? क्लियर है सबको? याद रखिएगा, कभी भी परिवर्तन की बात की जाए तो प्रतिशत परिवर्तन फार्मूला भूलिएगा नहीं। यहाँ से सेकंड्स में क्वेश्चन लगाते हैं। कल हमने आपको दिखाया था कितने बड़े बड़े प्रश्नों को, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, त्रिभुज, वर्ग, आयत, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमने आपको याद रखिए ऑनलाइन में हमने पढ़ाया है। एक हमने पढ़ाया 2D परिवर्तन और एक हमने पढ़ाया 3D परिवर्तन। ये दोनों क्लास आप ऑनलाइन से ज्वाइन कर लीजिए, आप इसको समझ जाएंगे अच्छे से। एक 2D परिवर्तन पढ़ाया और एक 3D परिवर्तन पढ़ाया, दोनों क्लासेस को ऑनलाइन में ज्वाइन कर लीजिए, जाके आप समझ जाएंगे। ठीक है, पढ़ाया है हमने। आइए आगे बढ़ते हैं।
इस क्वेश्चन को आप लगा लेना, इसमें 55% आना चाहिए। जल्दी से आप इसको लगा लेना, बहुत आसान प्रश्न है, इसको नहीं बताऊंगा। इसको लगा के जल्दी से कमेंट करो। आसान प्रश्न बताऊंगा तो सब कुछ बताते ही रह जाऊंगा, आप कुछ नहीं लगाओगे, ये तो मुझे पता है। आप इतने महान हो कि आप पक्का नहीं लगाओगे, इंतजार करोगे सर जी तो बताएंगे। चलो आगे बढ़ा जाए, इस प्रश्न को नहीं बताना। आओ, ये प्रश्न मैंने कल बताया था। किसी संख्या का 16% जब 21 में जोड़ा जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त होती। हमने कहा हमेशा संख्या जो होती है वो हमेशा हमारी क्या होती है, 100% होती है। संख्या हमेशा 100% होती है ना। हमने आपको बता रखा है, संख्या हो, आपकी आय हो, कॉलेज के विद्यार्थी हो, गांव के किसान हो, कोई भी चीज़ बात कराओ, भारत की जनसंख्या हो, वो सब हमेशा 100% होती है। ठीक है, इसको हमेशा 100% माना जाता है। तो उसने कहा एक संख्या, हमने कहा संख्या हमारी 100% है। लैंग्वेज क्या कह रहा है, किसी संख्या का 16% जब 21 में जोड़ा जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। किसी संख्या का 16% जब 21 में जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। वह संख्या क्या है हमारी, 100% है। हमने उस संख्या को 100% माना है। कहा किसी संख्या का 16% जब 21 में जोड़ा जाता है तो स्वयं वही संख्या मिलती है। में से संख्या जो हमारी 100% है वही संख्या मिल गई। ठीक, आइए ये 16% को उधर भेज दो तो 21 = 16% माइनस 16%, 100% माइनस 16%। 21 = 16 से 100 से 16 घटा दो 84%। इसको 84 को इधर भेज दो, 21/84 = 1%। 21 एक नाम 21, 21 चौको 84 में से 1/4 = 1%। बात को समझना, 1% की वैल्यू 1/4 आई है। हमसे कह रहा तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या हमारी क्या है, 100%, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 100% हो जाएगा। जब इधर 100 से मल्टीप्लाई किए हो तो 1/4 में भी 100 से मल्टीप्लाई करो, 25 चौको 100, तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, 25। बताओ कोई डाउट है कहीं पर, कोई डाउट। उसने कहा था, सॉरी एक मिनट थोड़ा सा पानी लेते हैं। देखिए उसने कहा था कि किसी संख्या का 16% जब 21 में जोड़ा जाता है, तो हमने कहा जब 16% में 21 जोड़ा जाता है, जब 16% में 21 जोड़ा जाता है तो स्वयं वही संख्या मिलती है। हमने संख्या को क्या माना था, 100% माना था, तो कहा स्वयं वही संख्या मिलती, मीन्स 100% मिल जाता है। 16% को हमने इधर भेज दिया तो 100% से 16% घटा दिया, कितना आ गया, 84। और 21 हाई है हमारा, 84 को हमने नीचे भेज दिया, 1% की वैल्यू निकाल ली, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 आ गई। 100 से इधर गुणा कर दिया, 100 से इधर गुणा कर दिया तो हमारी संख्या कितनी आ गई, 25 आ गई। बताओ कोई डाउट किसी को, सबको समझ में आ रहा है? समझते चलो भैया, समझते चलो, एक एक प्रश्न को समझते चलो। सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, जूनियर, जेल वार्डन, जितने भी पेपर हुए हैं जीवन में, उनके जितने भी अच्छे प्रश्न हैं वो आपके सामने होंगे। आगे बढ़ाया जाए, चलिए चलो। सबसे पहले आप प्रयास करो, एक छोटा सा प्रयास आपका, बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखते हैं कितने बच्चे कुछ अच्छा सोच सकते हैं इसके लिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये यूपीटेट 2013 का प्रश्न है और कितने बच्चे इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बताया जाए। चलिए भैया, कह रहा राधिका ने 25 लाख रुपए में एक कार खरीदी, 2,50,000, राधिका ने 2,50,000 रुपए में एक कार खरीदी। अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई तथा पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% गिर गई। इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत कितना है? एक लैंग्वेज कहा संपूर्ण घटने का प्रतिशत कितना है, मीन्स टोटल परिवर्तन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आप लगाना प्रतिशत परिवर्तन वाला फॉर्मूला। प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला क्या कहता है, +-x +-y +-xy अपॉन 100। पहले क्या हुआ, x बराबर 10% की कमी, फिर y बराबर 12% की कमी। तो पहले -10
फिर माइनस का 12, माइनस और माइनस का जब गुणा करोगे तो प्लस 10 गुणे 12 बटे में 100 आएगा। 10 और 12 जुड़ जाएगा तो 22 माइनस का आएगा, प्लस यहाँ पे 10 से करना 10 कट जाएगा, ये 10 से इसको डिवाइड करोगे तो 1.2 आएगा, माइनस कर दोगे तो 20.8% आ जाएगा और ये आपका आंसर आएगा 20.8%। बताइए कोई डाउट किसी को? कितना बड़ा प्रश्न था। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सबसे पहले हम 2.5 लाख से पहले 10% की कमी निकालें, फिर 20% की कमी निकालें, फिर कमी का टोटल निकालें। देखो हम बताते हैं। देखो बहुत सारे बच्चे क्या सोच रहे हो, कौन सा मेथड? देखो आप गलत मेथड से अगर पेपर में गए ना तो फंस जाओगे प्यारे बच्चों। देखो कितना बड़ा कैलकुलेशन, जो आप सोच रहे हो उसकी बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर जी 2,50,000 रुपये है, पहले वर्ष 10% की कमी हुई तो 90/100 आएगा, दूसरे वर्ष 12% कमी हुई तो 88/100 आएगा। यहाँ से एक वैल्यू निकल के आएगी कि 2 सालों में उस वस्तु की कीमत में कितने परसेंट की कमी आई, एक वैल्यू निकल के आएगी। फिर यहाँ से जब वो वैल्यू निकलेगी तो आप निकालोगे कि कितने रुपए की कमी आई, फिर दोनों को घटाओगे, फिर 25,000 से भाग दोगे। इतना ज़्यादा समय कहाँ है? तो आप लैंग्वेज समझो। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें इस लैंग्वेज से ये नहीं क्लियर हुआ कि हम ये फार्मूला कैसे लगाएंगे प्रतिशत परिवर्तन का ना। बेटा यहाँ पे एक लैंग्वेज कह रहा है कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत है। जब भी कुल प्रतिशत की बात करें, जब भी संपूर्ण प्रतिशत की बात करें तो हमेशा प्रतिशत परिवर्तन लगता है। अगर आपको 2 वैल्यू दिख जाए, ये देखो 2 वैल्यू अगर आपको दिख जाए तो आप जान जाओ कि यहाँ पे प्रतिशत परिवर्तन लग सकता है। और उसके बाद क्वेश्चन पे आओ तो एक लैंग्वेज पे ध्यान दो, यहाँ पे संपूर्ण घटने का प्रतिशत लिखा हो या कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी या कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जब भी कुल की बात कर लेगा तो वहाँ पे प्रतिशत परिवर्तन लग जाता है, आराम से लग जाता है, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रतिशत परिवर्तन लगाओगे, पहले 10% की कमी है, फिर 12% की कमी है। एक को x कर दो, दूसरे को y कर दो, ठीक है। तो माइनस का 10 और माइनस का 12 और प्लस माइनस, माइनस माइनस का गुणा प्लस 10 गुणे 12 बटे में 100। एक जीरो से एक जीरो काट दो, ये जुड़िएगा तो माइनस का 22, इसको 10 से डिवाइड कर दो तो 1.2 और माइनस और प्लस घट जाएगा, कितना आ जाएगा 20.8%। देखो कितनी जल्दी आ गया। अब आप इसको लॉन्ग मेथड से लगाओ, फिर अपना समय बर्बाद करो, फिर देखो पेपर में कितना समय लगता है। इसी चीज़ को आपको समझना है प्यारे बच्चों कि पेपर में आप बड़े से बड़े प्रश्न को कैसे समझ पाओगे कि ये इस मेथड से भी लग सकता है। तो मेरी लैंग्वेज को समझो कि मैं क्या बोलता हूँ। मैंने बोला कि जहाँ पर संपूर्ण घटने की प्रतिशत की बात हो, जहाँ पे कुल प्रतिशत परिवर्तन की बात हो, जहाँ पे कुल प्रतिशत कमी की बात हो, जहाँ पे कुल प्रतिशत वृद्धि की बात हो, वहाँ पे आप प्रतिशत परिवर्तन वाला फॉर्मूला लगा देना और आपका आंसर 101% सही आएगा। हमारी बात को मत भूलिएगा, हम बिल्कुल क्लियर टू क्लियर बात करते हैं। हमारी आदत नहीं कि बच्चों को घुमा के पढ़ाया जाए। हमारी एक ही आदत है, जितना पढ़ाओ सॉलिड पढ़ाओ, वरना मत पढ़ाओ। बंद कर दो कुछ दिन के लिए, मन ना करे पढ़ाने का, क्लास ही बंद कर दो, 10-20 दिन मत पढ़ाने आओ, कोई परेशानी नहीं, लेकिन जितना पढ़ाओ उतना सॉलिड पढ़ाओ कि बच्चों का भविष्य न बर्बाद हो। अभी मैं इसी को लॉन्ग मेथड से घुमाता आपको 1 घंटे, हम एक बात को बोलते हैं, अगर उस बात को आप याद रखें ना तो पेपर में 100% प्रश्न सही ही होगा। आप मेरी लैंग्वेज को मत भूलना बस वहाँ पे। चलिए जल्दी से लगाइए, आप लोग फटाफट लगाइए। लगाइए, अभी 2-3 क्वेश्चन और हैं, अभी इंतजार। अभी यूपीएसआई सीपीएसआई बाकी है, सीजीएल सीएचएसएल बाकी है, मतलब फिर सीजीएल मेंस बाकी परसेंटेज के, मतलब परसेंटेज में हम धुआं मचा देंगे। बड़े से बड़े प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। कल और ख़तरनाक क्लास होगी, देखते जाओ। अभी आप देखते जाओ क्या क्या होता है। बहुत कुछ होने वाला परसेंटेज में इस बार, कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। क्लास पे क्लास होंगी, परसेंटेज में बिल्कुल आग लग जाएगी। मैं देखता हूँ अभी मैंने कि कितनी क्लासेस आपको दे दी हैं, 10-12 क्लासेस दी, देखता हूँ कहाँ तक मैंने पढ़ाया था परसेंटेज, उसी के आगे क्लासेस को कंटिन्यू कर दूँगा। पीछे वाली क्लासेस बार बार नहीं पढ़ाऊंगा, आप उनको पढ़ लेना अपने आप जो अपलोड हो चुकी हैं। हम नई क्लासेस उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, जहाँ तक हमने पढ़ा दिया उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। नया जो सिलेबस हम ऐड करेंगे, हम उसके लिए नई वीडियोस डाल दिया करेंगे। बार बार उसी चीज़ को पढ़ाने से कोई मतलब नहीं। अपडेटेड कंटेंट जितना होगा वो अपडेटेड करके मैं दे ही रहा हूँ, आपके सामने है अपडेटेड कंटेंट जितना भी है हमारा।
कह रहा दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है तो उन दो संख्याओं का अनुपात क्या। कोई बात नहीं, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, ये तीसरी संख्या से 20% अधिक है और ये तीसरी संख्या से 50% अधिक है। ठीक है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। हमने कहा ये 100 है तो ये 20% अधिक 120, ये 50% अधिक 150। तो उन दो संख्याओं का अनुपात क्या, इन दोनों संख्याओं का हमें अनुपात बताना है 120 अनुपात 150। 1 0 से 1 0 काट दो, 3 चौको 12, 3 25 15। बहुत आसान था, यूपी टेट 2013 का प्रश्न, कुछ नहीं था इसमें। कुछ था क्या? इससे आसान प्रश्न आ सकता है क्या आपके पेपर में? मैं तो कहता हूँ ऐसा प्रश्न ही नहीं आना चाहिए। ये कोई प्रश्न है यार, खेला है ना। हाँ हाँ, एक शायरी, रुको 1 मिनट, देखते हैं आज का क्या माहौल है। हाँ, सफलता उन चीज़ों से नहीं मिलती जो हम कभी कभार करते हैं। सफलता उन चीज़ों से नहीं मिलती जो काम हम कभी कभार करते हैं। सफलता हमें उन चीज़ों से मिलती है जो काम हम बार बार करते हैं, जो काम हम रोज़ करते हैं। सफलता हमें उन्हीं चीज़ों से मिलेगी जिस काम को हम रोज़ करेंगे। मीन्स जैसे हम पढ़ाई रोज़ करें, अगर हम रोज़ लगातार पढ़ते गए ना तो एक दिन हमें अपनी मंजिल मिल ही जाएगी। किसी काम को आप पर डे करो तो हमारे माइंड में सेट हो जाती है, और जब माइंड में मेरे सेट हो जाएगी तो वो चीज़ हमें हासिल होके ही रहेगी। इसलिए कहते हैं अगर आपको सफल होना है तो पर डे रोज प्रतिदिन आप पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, अपने अंदर की आग है उसको जलाते रहो, फिर देखो आपकी सफलता आपके पास आ जाएगी। इसीलिए सफलता तभी मिलेगी, उन चीज़ों से मिलेगी जो काम हम लगातार करते हैं, पर डे करते हैं, हमेशा करते हैं। अगर आप रोज पढ़ते जाओ, देखो हम बाराबंकी की एक बात करते हैं, अपने शहर में, मैं छोटे से शहर से रहने वाला हूँ, ठीक है, वहाँ की बात करता हूँ, नाम तो नहीं लेना चाहिए, फिर भी नाम ले लिया आज मैंने। इस शहर का एक है कि यहाँ पे बच्चे पढ़ाई करने का, कभी मैं अगर एक वीडियो बना दूँ ना तो आप कुछ बच्चे बहुत हंसेंगे जो बाहर के बच्चे हैं। यहाँ पे क्या है, जब वैकेंसी आती है तो बच्चे तैयारी करने आते हैं। उनको लगता है कि 3 महीने में जो पढ़ाया जाएगा वही पेपर बन के आ जाएगा। अरे बेटा ऐसा नहीं होता, लोग सालों साल मेहनत करते हैं, 2-2 3-3 साल मेहनत करते हैं, उसके बाद जाके सफल होते हैं। आप 3 महीने में कैसे सफल हो सकते हो? आपको समझ में नहीं आता कि हम किस तरह तैयारी, आप किस तरह की तैयारी करना चाहते हो। मैं तो पढ़ाते पढ़ाते थक गया, मैं समझ ही नहीं पाया यहाँ पे कि यहाँ के बच्चा तैयारी कैसे करना चाहता है। वो आता 2 महीने का, कहता है कि सर हमें 2 महीने में मैथ पढ़ा के कंप्लीट कर दिए कोर्स। अरे यार 12 महीने का सिलेबस 2 महीने में कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ मैं? मैथ कोई हलवा थोड़ी है कि आओ बनाया आओ खिला दिया तुमको, तुम चले गए। यहाँ पे तैयारी होती है, बरसाती मेढक की तरह आएंगे। जब वैकेंसी आएगी तो पूरी कोचिंगें फुल हो जाएंगी, जब वैकेंसी चली जाएगी पूरी कोचिंगें बंद हो जाएंगी। ये नियम है यहाँ का। अभी सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है लेकिन बच्चे अभी जगह नहीं हैं। लेखपाल की वैकेंसी आ गई, बच्चे जगह नहीं हैं। पेपर करीब आएगा, उसके 10 दिन पहले तक एडमिशन लेने आएंगे। लगता है कि 10 दिन में उन्हें दवा पिलाई जा रही है, कोरोना का इंजेक्शन लगाया जा रहा है कि हाँ इंजेक्शन लगवा लो कोरोना ठीक हो जाएगा। ये भैया गवर्नमेंट जॉब है और अपनी सरकार है, और अपनी सरकार इतनी अच्छे से नौकरी नहीं देगी इतनी आसानी से आपको। इस सरकार में मुझे एक ही चीज़ अच्छा लगता है कि जो मेहनत करेगा पाएगा वही, जो आराम करेगा उसको सिर्फ घास छीलने को मिलेगा। ठीक है, हम खुल के बोलते हैं, ओपन नहीं बोलते, हमेशा में नहीं आती हूँ, ना ही मैं किसी को डरता हूँ। जो भी बोलना डायरेक्ट मुंह पे बोलता हूँ। तो अगर आपने मेहनत नहीं की तो आपको नौकरी दिलाने वाला कोई जन्म ही नहीं लिया। बिना मेहनत के तो कुछ मिलने ही वाला नहीं। ठीक है, तो अगर घास छीलनी है तो मेहनत मत करो, मत पढ़ो। और अगर एसी में बैठ के नौकरी करनी है तब मेहनत करो, पैसा कमाना है तो लगातार मेहनत करोगे, सफलता तभी मिलेगी। देखो कंटिन्यूटी तो बहुत ज़रूरी है नौकरी के लिए। कंटिन्यूटी मतलब रोज़ पर डे आप 4 घंटे 5 घंटे का टारगेट बना के चलो। 6 महीने बाद आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखो कि आपके अंदर कितना बड़ा बदलाव आता है। 6 महीने के अंदर आपके अंदर बदलाव आ जाएगा। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, फिर बैठोगे आराम से। आओ मुलाकात करते हैं एक नए प्रश्न से। देखो ये वही प्रश्न है यार, अभी जैसे प्रश्न पढ़ते गया था मैं, हम लोग वही हैं। हमने कहा कि एक को बढ़ाएगा तो दूसरे को घटाने की बात करेगा।
करेगा कि नहीं? वही प्रश्न है तो क्या लगाते हैं 100x अपॉन 100 प्लस माइनस x। अब ऐसा प्रश्न अगर आपके पेपर में आएगा तो हम गारंटी लेते हैं कि आप कभी भी गलत नहीं करके आओगे। इसलिए क्योंकि अब ये बहुत हो गया, हमें लगता है कि अब ये बहुत हो गया है। देखो हम खुद काटते जा रहे हैं, हमें सब याद हो गया यार कि इसका आंसर क्या आएगा। ये शायद कल की क्लास में हो चुका है। और इसके आगे आज यहाँ पे ये वाले तो क्वेश्चन समाप्त हो गए। ये तो आप अब क्लियर हो गया होगा ना, जब एक को बढ़ाए और दूसरे को घटाने की बात। देखो यदि राम की मासिक आय श्याम से 60% अधिक है तो श्याम की मासिक आय राम से कितने प्रतिशत कम है? एक की आय को बढ़ाया और दूसरे की आय को घटाने की बात कर रहा है, तो वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 100x अपॉन 100 प्लस माइनस x। अब आपके माइंड में बैठ गया होगा। और 2-3 क्वेश्चन और है हमारे पास, जल्दी से उनको डिस्कस करते हैं। बस आज के लिए इतना ही हो जाएगा फिर ना। चलिए, एक प्रश्न ये रह गया था दिल्ली पुलिस का, एक प्रश्न ये रह गया था दिल्ली पुलिस का। ये कुछ बच्चों ने कमेंट करके साथ हमें आंसर भी दे दिया है, सर लगा डाला है कुछ बच्चों ने। एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों के बीच 3:10 के अनुपात में मतदान हुआ। यदि सभी वैध मत हैं, यदि विजेता प्रत्याशी 15,000 सैकड़ा हजार 1,56,200 मत मिले हो तो कुल कितने मत डालेगा? ठीक है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं। 2 प्रत्याशियों को जो मिले वोटों का रेशियो वो क्या है? 3:10 है। हमने कहा एक को 3x मिलते हैं, दूसरे को 10x मिलते हैं। जो जिसको 3x मिलेंगे वो दूसरे स्थान पे होगा, जो 10x पाएगा वो पहले स्थान पे होगा, क्योंकि 10 मतलब होता है ज़्यादा, 3 मतलब होता है कम। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। उसने कहा कि 2 प्रत्याशियों के बीच 3:10 के अनुपात में मतदान हुआ। मतलब जो मतदान हुआ वो 3:10 के अनुपात में हुआ। एक को 3 वोट मिलती है, एक को 10 वोट मिलती है। तो जीतेगा कौन? जिसको 10 वोट मिली होंगी। हारेगा कौन? जिसको 3 वोट मिली होंगी ना। अब क्या कह रहा है? कह रहा है यदि विजेता प्रत्याशी को इतने मत मिले, विजेता प्रत्याशी कौन है? 10x वाला। इसको कितने वोट मिले हैं? 15,6,200। 1 0 से काट दो तो x की वैल्यू आ जाएगी 15,620। x की वैल्यू आ गई 15,620 मिले। तो कुल कितने मत डाले गए? तो कुल कितनी वोटिंग हुई? अगर कुल वोटिंग की बात की जाएगी तो विजेता प्रत्याशी और हारे हुए प्रत्याशी दोनों को मिला दिया जाएगा, तो टोटल वोटिंग पता हो जाएगी कितनी? 13x। 1x की वैल्यू आपके पास है कितना? 15,620। 13 0 0, 13 दूना 26 का 86 लगा 2, 13 25 65, 13 6 78, 2 80 का 8, 80 लगा 8, 13 25 65 8, 23 का 3 80 लगा 8, 13 का नाम 13 और 7 20, 13 25 65 65 8 73। हाँ ठीक, आप गुणा करके देख लेना, आंसर यही आएगा। ठीक है, हमने पीछे से मैच करा लिया। बात समझ गए? उसने कहा तो कुल कितने वोट डाले गए? कुल वोट डाले का जाने का मतलब है कि जो जीता है उसके भी वोट और जो हारा है उसके भी वोट, तभी तो टोटल वोटिंग पता चलेगा। और टोटल वोटिंग में जीतने वाले को 10x मिले, हारने वाले को 3x मिले। टोटल वोटिंग हो गए 13x। 1x की वैल्यू आपके पास थी, 13x की वैल्यू हमने निकाल लिया, x की वैल्यू को पुट कर दिया। बताओ भैया, कोई डाउट? आगे बढ़ाया जाए? चलिए जल्दी से एक प्रश्न और लेते हैं। ये हमने पढ़ा दिया था कल के परसों वाली क्लास में। ये एक प्रश्न है और फिर ये प्रश्न आपको लगाना है, फिर उसके बाद कल मुलाकात होती है। ये अगला प्रश्न है। उसके बाद हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस लगभग डिस्कस कर लिए हैं आपके साथ। आगे फिर कल। बताओ आ गया आंसर? क्या कह रहा है? कह रहा कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है, वह संख्या है। ठीक है, कोई संख्या है, हमने कहा संख्या क्या है? x है। कह रहा कोई संख्या अपने से 20% से 60 अधिक है, तो वह संख्या, हमने कहा वह संख्या x है। 20 एक नम 20, 20 पंचे 100, तो x/5 प्लस 60 इक्वल टू x। इस 5 का गुणा इसमें कर दो, या तो x को इधर बुला लो। अच्छा, x को इधर मत बुला, ठीक है, इसको एलसीएम ले लो, 5 एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा x प्लस 300 इक्वल टू x। इस 5 का गुणा इधर कर दो तो 5x, और इस x को उधर बोल दो तो माइनस का x इक्वल टू 300। ये 4x की वैल्यू 300 और 4 से इसको काटोगे तो 75 ये आ गया। बताओ कोई डाउट है? नहीं दिखाई दे रहा है? लो अब दिखाई दे रहा है।
अभी कोई डाउट? अब तो दिखाई दे रहा है सबको। देखो चलो बता देते हैं। उसने कहा कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है तो वह संख्या है। हमने कहा वह संख्या x है ना, वह संख्या x है। x का 20%, उसने कहा कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है। हमने कहा वह संख्या x है, उसका 20% निकाल दे तो वह कितना अधिक है, 60 अधिक है, तो 60 जोड़ दिया, अधिक है मतलब जोड़ दिया, तो वह संख्या, हमने कहा वह संख्या x है। कैलकुलेट किया और आंसर निकाल लिया कितना, 75 आंसर आ गया। और ये अगला प्रश्न आपके लिए, और इसके बाद कल मुलाकात होती है। ये आज से कल से शुरुआत होगी किसकी, अब क्वेश्चन आपके सामने तो आप समझ गए होंगे कल से किसकी शुरुआत होने वाली है, सीजीएल के क्वेश्चंस की शुरुआत होने वाली है कल से परसेंटेज में। कल से हम लोग डिस्कस करेंगे सीजीएल, सीएचएसएल, या सीजीएल आ गया तो सीजीएल कर लेंगे, या तो अगर देखते हैं कि यूपीएसआई और सीपीएसआई के क्वेश्चंस का कलेक्शन अगर हो जाता है कल तो यूपीएसआई और सीपीएसआई कर लेंगे, या फिर सीजीएल और सीएचएसएल 2020, 2021, 2022 के आए हुए जितने भी प्रश्न अच्छे होंगे, जितने बड़े लेवल तक होंगे, हम उन सारे प्रश्नों को कल सॉल्व करा देंगे। कितना भी कठिन प्रश्न होगा लेकिन वो आपके सामने जरूर होगा, उसका एक बेहतरीन तरीके से सॉल्व, एक बेहतरीन मेथड आपके सामने होगा। तो कल मिलते हैं ना, चलिए फिर कल मुलाकात होती है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मेहनत से पढ़ते रहो।